आज हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों कैथोड किरणों के गुण। कल हमने पढ़ा था कैथोड किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं। वहीं से स्टार्ट करते हैं कि कैथोड किरणें कैसे उत्पन्न होती हैं। ये वैज्ञानिक एक क्रुक्स थे जो कि गैसों में विद्युत धारा प्रवाहित करके देख रहे थे कि ये गैसें विद्युत की सुचालक होती हैं या कुचालक होती हैं। तो बहुत कम दाब पर ये सुचालक होती हैं, लेकिन उच्च दाब पर ये विद्युत की कुचालक होती हैं। ऐसा उन्होंने प्रयोगों में पाया। देखिए ये चित्र बना हुआ है, इसमें निर्वात पंप से दाब इतना कम कर दिया 0.001 मिलीमीटर ऑफ Hg, इतने पारे के बराबर कर दिया, या ये कहूँ 0.001 से 0.001 तक बहुत कम दाब कर दिया इसका। इसीलिए ये विद्युत की क्या बन गई, सुचालक हो गई। और इसको करते करते फिर रदरफोर्ड ने देखा कि ये किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये कण ऋणावेशित होते हैं। इन कणों का नाम स्टोनी ने क्या रख दिया, इलेक्ट्रॉन रख दिया। आज हम कैथोड किरणों के गुण या इलेक्ट्रॉन के गुण पढ़ेंगे, क्योंकि कैथोड किरणों के गुण में ही क्या आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के गुण आ जाते हैं। देखिए समझते हैं। पहला गुण देखो, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं और इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है, जो आप सब जानते होंगे। प्रकाश का वेग कितना होता है, c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये बहुत ज़्यादा वेग है, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये उसने कैसे सिद्ध किया कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं, मतलब ये किरणें टेढ़े मेढ़े मार्ग से यानी ऐसे क्यों नहीं जाती, ये सीधे ही क्यों जाती हैं, ये उन्होंने कैसे सिद्ध किया। तो देखिए इन्होंने क्या किया, इस चित्र को थोड़ा सा मैं बिगाड़ूंगा यहाँ से। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एक धातु का कोई टुकड़ा रख दिया, बड़ा सा ऐसा, है ना, ठोस, जिसमें से किरणें आर पार ना निकलें। जैसे ही धातु का टुकड़ा रखा तो इस टुकड़े की यहाँ पर परछाई बनने लगी। और जब परछाई बन रही थी तो उन्होंने देखा कि परछाई बिल्कुल सीधी बन रही है। इसका मतलब ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती होंगी। अच्छा, और तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि हम कैसे पता करें कि कोई किरण सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ी रेखा में। ठीक है, जैसे आप कभी धूप हो रही हो, आप खड़े हो जाना, तो जब भी सूर्य से किरणें आती हैं तो हम कैसे पता करें कि ये किरणें सीधी रेखा में आ रही हैं। आप खड़े हो जाओ, ठीक है, मान लो इधर से रोशनी आ रही है, तो इधर आपकी परछाई जो बनेगी वो टेढ़ी मेढ़ी नहीं बनना चाहिए। यदि किरणें तुम हिलोगे तो परछाई हिलेगी, अदरवाइज आप कोई डंडा या कोई रॉड ऐसे रखते हो सीधी और उसको गाड़ दो तो उसकी परछाई बिल्कुल सीधी दिखाई देगी। जैसी रॉड गड़ी है वैसी उसकी परछाई होगी, माने परछाई हिलेगी भी नहीं। और इससे हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोई भी किरण सीधी है या टेढ़ी है। तो जैसे सूर्य का प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, वैसे ही ये किरणें भी सीधी रेखा में गमन करती हैं। ये कैसे सिद्ध किया दोस्तों, ये सिद्ध किया, एक धातु का उन्होंने टुकड़ा रख दिया और इस टुकड़े से उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। देखो रटने के लिए तो बच्चे हाल इस लाइन को रट लेंगे कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। मैंने ये आपको 7 पॉइंट लिखा दिए, 7 पॉइंट तुम रट डालोगे। अब 10th नहीं है, 10th में बच्चों को क्या है, सीधे लिखाया गुण है, याद करो, इस तरह के हैं, शॉर्ट एंड स्वीट। लेकिन यहाँ 11th में आके आपको हर चीज़ समझनी है। यदि आप समझने की कोशिश नहीं करोगे ना तो इतनी मोटी बुक आप कभी भी रट नहीं पाओगे। 10th में तो क्या थी, इसका मुझे लगता है 1/16 भाग होगा, बहुत छोटी बुक है 10th की। लेकिन 11th में आती बुक बढ़ जाती है। और यदि हमने इसको रटना चालू कर दिया तो आप ज़िंदगी में भी उसको रट नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए एक एक पॉइंट को ध्यान से समझो। इसमें कुछ भी नहीं है, ये 7 पॉइंट है। मैं तुमसे बोल दूं कि इनको स्क्रीनशॉट लेके आप रट लो तो आप रट नहीं पाओगे। हो सकता है 1-2 दिन तुम्हें ध्यान भी रहे, उसके बाद भूल जाओ। लेकिन अब इस पॉइंट को कभी नहीं भूलोगे कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैसे हमने सिद्ध किया, कैसे वैज्ञानिक ने सिद्ध किया, एक धातु का टुकड़ा रख के और उन्होंने सिद्ध कर दिया कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती, क्योंकि उसकी परछाई कैसे बन रही थी, सीधी बन रही थी। बोलो समझ में आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट पॉइंट तुमने समझ लिया, सेकंड पे आते हैं। ये किरणें द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती है। अब ये भी उन्होंने सिद्ध किया होगा किसी न किसी कारण से कि ये किरणें द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं।
ये देखो कैसे सिद्ध किया कि ये किरणें द्रव्य कणों से, द्रव्य का मतलब होता है छोटा छोटा पदार्थ, है ना, द्रव्य माने होता है पदार्थ, मैंने स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया था। द्रव्य कण यानी कोई छोटे छोटे कण होंगे इसके अंदर, जो किरणें चलती हैं इनके अंदर कण पाए जाते हैं, लेकिन इसका प्रूफ तो देना पड़ेगा कि इनमें कण पाए जाते हैं। तो क्या प्रूफ है बताओ? तो देखिए हम आपको प्रूफ देते हैं कैसे। उन्होंने यहाँ पर बीचों बीच एक छेपीय पहिया रख दिया, ऐसा गोल, है ना, और इसके अंदर इस टाइप से कांचे बना दिए, जिससे यदि कण होंगे तो ये पहिया क्या करने लगा? घूमने लगा। यदि कण होंगे तो ही घूमेंगे। आप बताओ, प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के सामने तुम रखते हो कोई पहिया तो वो तो नहीं घूमता, हवा जब तक चलेगी नहीं तब तक नहीं घूमेगा, लेकिन उसका वेग बहुत है, उसमें कण नहीं पाए जाते इस टाइप के। इसमें छोटे छोटे द्रव्य कण पाए जाते हैं और जब कण इस पहिए पर टकराते हैं तो पहिए को क्या है? घुमा देते हैं। तो पहिया जैसे ही ये बैटरी हाई वोल्टेज की बैटरी जोड़ी तो थोड़ी देर बाद पहिया अपने आप घूमने लगा। इससे उन्होंने प्रूव कर दिया कि ये किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो देखो सेकंड पॉइंट भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि किरणें द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। ये कैसे सिद्ध किया? उन्होंने एक छेपी पहिया रखा और पहिया जब घूमने लगा तो सिद्ध हो गया कि ये किरणें छोटे छोटे द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। 2 पॉइंट समझ में आ गए, रटना नहीं है किसी को भी। अब आते हैं अपन थर्ड पॉइंट। देखो थ्योरी तो हर जगह मिल जाएगी तुम्हें, बुकों में भी यही लिखी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है तुम्हें समझना। बुक में सब थ्योरी दी हुई है, आराम से तुम बुक में से पढ़ सकते हो, लेकिन समझ में नहीं आएगी तो हो सकता है तुम 2 दिन याद रहे, 2 दिन के बाद तुम उसको भूल जाओ। अब फिर से देखते हैं थर्ड। ये किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं, मतलब इनमें जो कण पाए जाते हैं वो ऋणात्मक होंगे, तभी कह रहा है कि ये किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती है। यानी कि ये कैसे कणों से मिलकर बनी होती है? ऋण आवेशित कणों से मिलकर बनी होती है। ये भी उन्होंने कैसे सिद्ध किया होगा? ये देखो कैसे सिद्ध किया। उन्होंने पहिए को हटाया, पहले उन्होंने क्या रखा? धातु का कोई टुकड़ा रखा, फिर छेपीय पहिया रखा, और अब वो कुछ और रखने वाले हैं। अब उन्होंने यहाँ पर रख दिया एक बैटरी, जिसमें धन प्लेट भी होती है और ऋण प्लेट भी होती है। ये उन्होंने बैटरी लगा दी, यानी एक तरफ इसकी धन प्लेट है और एक तरफ इसकी ऋण प्लेट है। मान लो जी मैंने ऊपर धन प्लेट बना दी और नीचे ये ऋण प्लेट बना दी। अब आप ध्यान से देखो तो यदि ये किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होंगी तो ध्यान से देखना, ऋणात्मक प्रकृति यानी ऋण आवेश किस तरफ भागता है? हमेशा ऋण आवेश हमेशा धन आवेश की तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी कि ये किरणें जैसे ही एक बैटरी रखी यहाँ पे तो ये किरणें ऐसे मुड़ गई, अपने आप इस प्लेट की ओर मुड़ गई सारी। तो इसका मतलब ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगी? धन प्लेट की ओर अट्रैक्ट होने लगी। तो वो समझ गए कि इन कणों के अंदर कैसे कण होंगे, इन किरणों के अंदर किस टाइप के कण होंगे? ऋणात्मक प्रकृति के होंगे, तभी ये धन प्लेट की ओर जा रही हैं। अदरवाइज ये कहाँ चली जाती? ऋण प्लेट की ओर जा सकती थी, लेकिन इनके अंदर कौन से कण पाए जाते हैं? ऋण आवेशित कण होने के कारण ये धन प्लेट की ओर चली गई। तो इसका भी उन्होंने प्रूफ दे दिया कि ये किरणें ऋणात्मक प्रकृति की होती हैं। देखो किसी बात को कहना आसान होता है, लेकिन उसको प्रूफ के साथ कहना कठिन होता है। उन्होंने कहा भी और प्रूफ भी दिया साथ में, तभी मान्य होती है थ्योरी, है ना। तो देखो उन्होंने साथ ही साथ प्रूफ भी दिया कि यदि इन किरणों के बीच में कोई बैटरी रख दी जाए, कोई धन और ऋण प्लेट रख दी जाए, तो ये किरणें धन प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं। इसीलिए ये कैसी प्रकृति की हो गई? धन आवेशित प्रकृति। इसलिए ये किरणें किस प्रकृति की हो गई? ऋण आवेशित प्रकृति की हो गई। चलो 3 पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। चौथा देखो, ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। अब मैं फिर से देखो, चित्र तो इसके कई हैं, हर चित्र को बनाना संभव नहीं, अपन इसी चित्र में सब कुछ समझेंगे। ये क्या कह रहा है चौथे पॉइंट में कि ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ऊष्मीय प्रभाव मतलब जब ये चलती हैं तो इनके अंदर ऊष्मा होती है, यानी कि गर्मी, हीटिंग होती है। ये कैसे पता किया? उन्होंने यहाँ पर कोई एल्यूमिनियम की पतली पन्नी लगा दी बीच में,
और जैसे ही ये किरणें निकली तो इस पन्नी को छेदते हुए या भेदते हुए पार निकल गई। और जब कोई चीज़ किसी पन्नी को या किसी चीज़ को भेदते हुए पार निकलती है तो वो चीज़ क्या हो जाती है, गर्म। आप देख लेना कभी कोई लकड़ी हो और उसमें लकड़ी में आप ऐसे छेद करके देखना, जब आप छेद करोगे तो लकड़ी भी गर्म हो जाएगी और जिससे छेद कर रहे हो वो भी गर्म हो जाएगा। इसका मतलब उसमें ऊष्मा होती है। इन किरणों में जो चलती हैं इनके अंदर क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं ये किरणें, क्योंकि उस पतली पन्नी को भेदते हुए पार निकल गई और पन्नी को गर्म कर दिया। इससे वो समझ गए कि इन किरणों के अंदर ऊष्मा पाई जाती है। तो देखो चौथा पॉइंट, ये किरणें ऊष्मीय प्रभाव उत्पन्न करती हैं, ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखो फिफ्थ पॉइंट, ये किरणें गैसों को आयनित कर देती हैं। मान लो इसके अंदर कोई गैस भरी होगी, मैंने पहले ही कहा था कि इसके अंदर गैस तो है ही कोई ना कोई, यानी हाइड्रोजन गैस ही भरी है, चलो मान लो। तो जैसे ही ये किरणें हाइड्रोजन गैस पर पड़ती हैं तो हाइड्रोजन गैस में से इसको H+ आयन और इलेक्ट्रॉन निकाल देती हैं, मतलब इसको आयनित कर देती हैं। गैस को आयनित का मतलब होता है उसको आयन में कन्वर्ट कर देती है। पहले हाइड्रोजन थी और जब उस पर ये पड़ी ताकत से तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए और H+ आयन बन गए, यानी गैसों को किस में कन्वर्ट कर दिया, H+ आयन, यानी आयनित कर देती हैं ये गैसों को। और ये क्या बन गई, H+ आयन इसके अंदर घूम रहे हैं। इनका भी मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये H+ आयन फिर कहाँ जाएंगे। भाई इलेक्ट्रॉन तो सीधे यहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, ऋणावेशित, तो वो कहाँ जाएंगे, एनोड की तरफ, ठीक है। लेकिन ये तो हमें समझ में आ गया कि ये गैसों को आयनित कर देती हैं, क्योंकि उन्होंने जो हाइड्रोजन गैस भर रखी थी वो H+ आयनों में कन्वर्ट हो गई, यानी कि इनको हम बोलते हैं प्रोटॉन्स। किस में कन्वर्ट कर दिया इसने, हाइड्रोजन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया। अब देखो ये समझ में आ गया फिफ्थ पॉइंट। सिक्स देखो, ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं। एक्सरे देखा, एक्सरे कैसे होता है, एक्सरे होता है कोई पीछे से किरणें आएंगी और वो किसी धातु पर पड़ती हैं और वो बहुत ही हैवी होती हैं, तो उनके लिए किसी ऐसी धातु का यूज किया जाता है जो गले नहीं, जिसका गलनांक बहुत ज़्यादा हो। तो आपने पढ़ा होगा शायद 10th में, एक टंगस्टन धातु होती है W, जिसका संकेत होता है टंगस्टन। जब इस धातु या फिर मोलिब्डेनम एमओ, जब टंगस्टन पर ये किरणें पड़ती हैं, यानी कि W टंगस्टन पर जब ये किरणें पड़ती हैं तो ये एक्स किरणें उत्पन्न कर देती हैं, यानी पढ़ने के बाद जब रिटर्न होती हैं वो किरणें तो एक्स किरणें उत्पन्न कर देती हैं, यानी एक दूसरी प्रकार की किरण उत्पन्न होती है जिनका नाम दे दिया एक्स किरणें। जब ये किरणें किसी उच्च गलनांक वाली धातु पर पड़ती हैं, टंगस्टन क्या है, उच्च गलनांक वाली धातु, तो उससे एक दूसरे प्रकार की किरण उत्पन्न हुई जिसका नाम रख दिया एक्स किरणें। हमारा जो एक्सरे होता है किसी पार्ट का, तो वो एक्सरे भी इसी विधि द्वारा किया जाता है, ठीक है। अब आते हैं अपन 7 नंबर पे। इनकी भेदन क्षमता उच्च होती है। भेदन क्षमता का मतलब उन्होंने एक ऐसे पन्नी रखी और उसको आर पार निकल गई तुरंत, तो इसका मतलब उनकी भेदने की क्षमता अधिक होती है। यदि आर पार न निकलती तो हम कहते हैं इनकी भेदन क्षमता कम होती है। भेदन क्षमता का मतलब किसी वस्तु पर, किसी धातु पर पड़े तो आर पार निकल जाए, उसको बोलते हैं कि इसने भेद दिया, यानी इनकी भेदन क्षमता भी बहुत अधिक होती है। ये 7 पॉइंट हैं, इनमें से एक भी पॉइंट तुम्हें रटना नहीं है, सारे पॉइंट उम्मीद है समझ में आ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए, ये तो कैथोड किरणों के गुण हो गए, अब हमें पढ़ने हैं एनोड किरणें, ठीक है, एनोड किरणें। अब पहले ये देख लेते हैं ये उत्पन्न कैसे होती हैं, फिर इनके गुण पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, यही चित्र है, कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा इस चित्र में बदलाव है, वो क्या है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूँ, केवल उन्होंने कैथोड में बदलाव किया और कैथोड उन्होंने ऐसा लिया पोरस। पोरस समझते हो, यदि नहीं समझते तो पोरस का मतलब होता है छिद्रित, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ठीक है। कैथोड सिर्फ उन्होंने छिद्रित ले लिया। सेम वही प्रोसेस हो रही थी, यहाँ से किरणें निकल रही थी छिद्रों में से, एनोड की ओर जा रही थी, यहाँ से भी किरणें निकल गईं। ऐसे ही एनोड की तरफ जो किरणें जा रही थीं,
यहाँ पे एक जेडन जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा रखी थी। इस स्क्रीन पे ये दिखाई दे रही थी ये किरणें, यानी प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही थी यहाँ पे। तो वो समझ गए कि कैथोड से एनोड की ओर किरणें जा रही हैं। एक उन्होंने जिंक सल्फाइड की इधर भी स्क्रीन लगा दी। वो आए थे गोल्डस्टीन, वैज्ञानिक आए थे गोल्डस्टीन। अच्छा, इनके वैज्ञानिक कैथोड किरणों की खोज किसने की थी? कैथोड किरणों की खोज की थी जे थॉमसन ने। इनकी खोज की थी जे थॉमसन ने, इनकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। एक्चुअली में इन्होंने क्या किया, जैसे जे थॉमसन ने इधर स्क्रीन लगाई तो गोल्डस्टीन आए तो उन्होंने उसी डायग्राम में इस तरफ एक ZnS की स्क्रीन लगा दी जिंक सल्फाइड की, और उन्होंने पाया कि जो किरणें इधर जा रही थी उनके कारण कुछ गैसें आयनित हो रही थी। अभी मैंने थोड़ी देर पढ़ाया पहले कि गैसें आयनित हो रही थी, जैसे H+ आयन बन रहे थे, यानी कि जब ये गैसों के कणों पर पड़ रही थी तो उसको आयनित करती जा रही। अब ये पॉजिटिव आयन कहाँ जाएंगे? ये जो H+ आयन बन रहे हैं ये कहाँ जाएंगे? ये वापस किस तरफ आएंगे बताओ? ये आएंगे ऋण आवेश की तरफ, क्योंकि इन पे ऊपर क्या है? धन आवेश। जब भी किसी पे धनावेश आता है तो वो किसकी तरफ भागता है? ऋण आवेश की तरफ। यानी कि जो प्रोटॉन है वो किधर जाने लगे? प्रोटॉन जाने लगे कैथोड की ओर, और इलेक्ट्रॉन जाने लगे एनोड की ओर। यहीं से प्रोटॉन की खोज हुई थी। जो एनोड किरणें होती हैं, देखो ये तो कैथोड रे हैं, इधर जा रही हैं। ये कौन सी रे हैं? एनोड। ये कहाँ से आ रही हैं? ये कहाँ से आ रही हैं? ये एनोड से इधर आ रही हैं, क्योंकि पहले ये गई और जैसे ही ये गई तो इन्होंने गैसों को क्या कर दिया? आयनित कर दिया। तो कुछ समय बाद जब गैसें आयनित हो गई तो वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गई और वापस वो कहाँ आने लगी? कैथोड की तरफ आने लगी। यानी कि हमने क्या खोज कर ली? प्रोटॉन की खोज कर ली, या ये कहूँ मैं एनोड किरणों की खोज हो गई। कोई तुमसे पूछे एनोड किरणें कहाँ से कहाँ चलती हैं? हमेशा एनोड किरणें एनोड से कैथोड की ओर चलती हैं, ये देखो। और कैथोड किरणें कहाँ से कहाँ? कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं। तो उसी चित्र में सब कुछ वही सेटअप था, बस गोल्डस्टीन ने इधर एक स्क्रीन लगाई। स्क्रीन लगाने के बाद एक प्रतिदीप्ति इधर भी उत्पन्न होने लगी। तो वो समझ गए कि इधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इधर कौन होगा? प्रोटॉन जा रहे होंगे। यानी कि प्रोटॉन की भी खोज हो गई और एनोड किरणों की भी खोज हो गई। ये गोल्डस्टीन ने की थी। अब आते हैं इसके गुणों पर। सेम ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं तो एनोड किरणें भी सीधी रेखा में ही गमन करती हैं, कोई चेंजेस नहीं है। पर इनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर नहीं होता, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से चलते हैं, ये प्रोटॉन है, धनावेशित कण है, ये इनसे थोड़ी धीमी गति से चलते हैं। ये भी उन्होंने कैसे पता किया? ये पता किया, देखो ये किरणें द्रव्य कणों से मिलकर बनी होती हैं। बिल्कुल, उन्होंने इस तरफ भी छिपी पहिया रखा और पहिया इसकी अपेक्षा थोड़ा धीमे घूम रहा था, तो वो समझ गए इनकी स्पीड भी कम है और ये धन आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। जो थर्ड पॉइंट था कि ये किरणें ऋणावेशित, ऋणात्मक, तो वो ये किरणें कैसी होंगी? धनात्मक प्रकृति की होती हैं। ये भी कैसे सिद्ध किया? यहाँ पर एक बैटरी रखी और बैटरी का एक धन सिरा और एक ऋण सिरा लिया, तो जैसे ये किरणें आई तो ये किस तरफ मुड़ गई? ये ऋण सिरे की ओर मुड़ गई, जिससे उन्होंने सिद्ध कर लिया कि इन किरणों के अंदर कौन से कण पाए जाते होंगे? धन आवेशित कण पाए जाते हैं। इसीलिए ये कहाँ मुड़ गई? ऋण प्लेट की ओर मुड़ जाती है। अब आती है, ये किरणें ऊष्मीय प्रवाह उत्पन्न करती हैं, बिल्कुल करती हैं, लेकिन कम करती हैं। इनकी अपेक्षा स्पीड कम है तो ये ऊष्मीय प्रवाह भी बहुत कम उत्पन्न करती हैं। अच्छा, ये गैसों को आयनित कर देती हैं, ये गैसों को आयनित नहीं करती, ये तो खुद ही आयन है, तो ये गैसों को क्या आयनित करेंगी? आयनित तो सिर्फ कौन करती हैं? कैथोड किरणें, यानी कि एनोड किरणें गैसों को आयनित नहीं करती। अच्छा, ये किरणें एक्स किरणें ये भी नहीं कर सकती, एक्स किरणें उत्पन्न नहीं कर सकती, क्योंकि इनका वेग उतना नहीं होता, उनसे कम होता है। इनकी भेदन क्षमता उच्च नहीं होती। प्रोटॉन की भेदन क्षमता, या मैं ये कहूँ एनोड किरणों की भेदन क्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। बताओ, ये समझ में आ गया एनोड और कैथोड। अब इन दोनों में डिफरेंस, तो डिफरेंस आप क्या लिखोगे?
ये तो सीधी रेखा में गमन करती हैं तो वो भी सीधी रेखा में, तो ये तो डिफरेंस हुआ नहीं। डिफरेंस ये हुआ कि इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है और एनोड किरणों का वेग प्रकाश के वेग से कम होता है। पहला, ये किरणें द्रव्य कणों से, तो ये भी डिफरेंस नहीं हो सकता क्योंकि द्रव्य कण तो उनमें भी होती हैं, ये डिफरेंस होगा। ये किरणें ऋणात्मक प्रकृति की हैं कैथोड वाली, और एनोड किरणें धनात्मक प्रकृति की होती हैं। और ये भी कह सकते हो कि जब कैथोड किरणों के बीच में एक विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये धन प्लेट की ओर मुड़ती हैं, और एनोड किरणों के बीच में विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है तो ये ऋण प्लेट की ओर मुड़ती हैं। एक डिफरेंस ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये किरणें एक्स किरणें उत्पन्न करती हैं, वो एक्स किरणें उत्पन्न नहीं करती हैं। ये गैसों को आयनित करती हैं, एनोड किरणें आयनित नहीं करती हैं। इनकी वेदन क्षमता उच्च है तो कैथोड किरणों की वेदन क्षमता कम होती है। बोलो, इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गुण। अच्छा, एक चीज़ मैं जानकारी के लिए तुम्हें बता दूं कि इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो हाइड्रोजन के भार का 1837वां भाग होता है। ये प्रयोगों द्वारा पाया कि जो इलेक्ट्रॉन का भार है वो हाइड्रोजन के भार से 1/1837वां भाग होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का भार बहुत ही कम होता है। और इसकी त्रिज्या होती है 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन की भी यही होती है, प्रोटॉन की भी यही होती है। ये दो ओटी की चीज़ हैं जो तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देख लो, स्क्रीनशॉट तुमने पहले ले लिया होगा, ठीक है। अब इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। ओके, गुड बाय।